नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कमारी। दिल्ली चुनावी नतीजे आ गए हैं और पता नहीं आप में से कितने लोगों को ये नतीजे अपेक्षित थे, पर मैं डैम श्योर ये अपेक्षित था कि केजरीवाल जी का जाना तय है। और इसका कारण यह है कि दिल्ली देहात के बहुत सारे गाँव में दोस्त हैं और वहाँ पर आना जाना रहता है। जो वहाँ गए तो साफ क्लियर एक दिख रहा था कि केजरीवाल जी जाने वाले हैं। जब दिल्ली के ऑटो ड्राइवरों से बात हुई तब भी यही ओपिनियन निकल के आया, और मोटा मोटा जो ओपिनियन निकल के ये आया कि 10 साल 11 साल का जो शासन था केजरीवाल जी का, लोग उससे उकता गए थे। अब केजरीवाल जी को काम करने नहीं दिया गया या वो कर नहीं पाए, ये अलग एक बातचीत का विषय है। लेकिन बीजेपी, जिसको कहा जाता है कि वो चुनाव जीतने की मशीन बन चुकी है, तो उस मशीन ने एक और कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। दूसरी बात, जब भी कोई चुनाव ये जीतते हैं बीजेपी के लोग, ये कहते हैं कि आरएसएस की यूनिट ने कमाल कर दिया है। लेकिन जब ये चुनाव हारते हैं तब आरएसएस का कहीं जिक्र नहीं करते हैं। तो इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन केजरीवाल का भारतीय राजनीति में जो उदय है वो एक धूमकेतु की तरह हुआ था, और अब उस धूमकेतु पे न केवल ग्रहण लग गया है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि अब उनका सर्वाइव कर पाना ही मुश्किल होगा, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए वो एक ऐसी आफत थे जिसको वो ख़त्म करना चाहते हैं हर हाल में। तो बात करते हैं डॉक्टर सतीश त्यागी जी से, लेकिन आप ज़रूर बताइए कमेंट करके कि आप केजरीवाल का क्या फ्यूचर देखते हैं। डॉक्टर साहब जी, केजरीवाल जी ने 10 साल की लड़ाई तो खूब ही लड़ी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि उनका फ्यूचर क्या है। देखिए फ्यूचर मैं किसी भी राजनीतिक नेता के फ्यूचर को लेकर ये कभी घोषणा नहीं करता कि वो ख़त्म हो गया। यही बात अरविंद केजरीवाल पर लागू होती। कुछ शर्तें हैं। अरविंद केजरीवाल को विपक्ष में बैठने का मौका पहली बार मिला है। 43% उनको वोट मिला है। लड़ाई मुख्यतः भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में थी। अगर लोगों ने 11 साल के शासन के बाद ये समझा कि बहुत हो गया और अब हम जो दूसरी मजबूत पार्टी है भाजपा उसको लाना चाहिए, तो ये कोई गलत निर्णय नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी 10-11 साल में बहुत हो जाती है। अगर हम बात करें अरविंद केजरीवाल की कि हुआ क्या है जनता के संदर्भ में, अगर आप सोचें, एक वीडियो बहुत पुरानी अरविंद केजरीवाल की अभी फिर से आई है मार्केट में। अच्छा। कि जब वो मेरे ख्याल से फास्ट पे बैठे थे और वज़न भी 40-42 किलो का होगा, बड़े सीखिया पहलवान टाइप। उसमें वो ये कह रहे हैं, अन्ना हजारे साथ में बैठे हैं, कि मेरी चिंता ये है और देश की चिंता भी सबको होनी चाहिए कि आंदोलन के गर्भ से उपजी पार्टी की क्या गारंटी है कि भ्रष्ट नहीं हो जाएगी। इस पर देश को चिंता करनी चाहिए। और मैंने सोचा कि देखो, इनकी उस समय की जो चिंता थी, वो कह रहे थे जो भी आदमी कुर्सी में आता है, बैठता है, जो सत्ता में आता है, वो भ्रष्ट हो जाता है। और अब वो खुद हो गए। 2011-12 का अरविंद केजरीवाल, आंदोलनकारी अरविंद केजरीवाल, और आज 11 साल की सत्ता के बाद सिंहासन से उतरा हुआ केजरीवाल, ये देश की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस ये कर रही है कि जो आंदोलनकारी रूप था वो कहीं पाखंड तो नहीं था उसी समय शुरुआत में ही। और उसी समय ये सोच लिया था कि सत्ता में जाने का यही एक रास्ता है, और उसी तरह के प्रपंच किए गए और अंत तो गतवत सत्ता मिल गई। और सत्ता में चूंकि कहते हैं कि सत्ता भ्रष्ट करती है और टोटल पावर जो है वो टोटल करप्ट करती है, तो वो चीज़ उन्होंने करके दिखा दी। सबसे बड़ी हार मैं इस देश की मानता हूँ कि इस देश की जनता ने अब ये मान लिया पूर्ण रूप से कि जो भी कोई नया आदमी आएगा, जो भी नई पार्टी आएगी, जो व्यवस्था परिवर्तन की बात करेगी, वो सब छल है, झूठ है, प्रपंच है, कोई दिखावा नहीं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने नैतिक मूल्यों की राजनीति शुरू करी थी और उनका अंत तो गत्वा जाके नैतिक पतन हो गया पूरी तरह से। मैं ये जो सरकार चलाना वगैरह सब एक से चलाते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सिस्टम तो सिस्टम के साथ हेल्थ में आपने पैसा ज़्यादा बढ़ा दिया, एजुकेशन में आपने बढ़ा दिया, या जो हर राजनीतिक दल की यही बात रहती है। सबसे बड़ा संकट यही है कि अरविंद केजरीवाल ने 10-12 साल पहले जो एक उम्मीद जगाई थी, धीरे धीरे वो ख़त्म हो गई। और जो नैतिक मूल्यों की बात की थी,
वो अब मजाक बनकर रह गए, हास्यास्पद बन नैतिक मूल्यों की राजनीति में क्या कोई जगह है आज के दौर में? होनी चाहिए, नहीं है वो अलग बात है। लेकिन हम तो इसी चीज़ का जद्दोजहद तो हमारी यही है। हर आदमी यही चाहता है, करप्ट से करप्ट आदमी चाहता है कि राजनीति में नैतिक मूल्य हो, नेता ईमानदार हो। मुझे तो कोई बेईमान नेता का पक्षधर मिला नहीं आजकल। ये जनता ही तो गाली देती है नेताओं को कि ये भी ऐसा ही निकला और यही फिर ऐसा ही निकला। चार खराब लोगों में से एक को चुनती है। हाँ, तो इस देश का दुर्भाग्य रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन से निकली कांग्रेस, और कांग्रेस का हसरा आपने देख लिया। आज़ादी से पहले ही जो कांग्रेस की सरकारें बनी थी, उनके भ्रष्टाचार से महात्मा गांधी इतने दुखी थे कि उन्होंने कहा था कि संगठन को खत्म कर दो या इसको समुद्र में फेंको। वो तो मोदी जी कई बार याद भी दिलाते हैं। हाँ, वो याद दिलाने वाले भी ऐसे ही। मजे की बात यह है ना, इसलिए लोगों पर कोई असर भी नहीं होता उन चीज़ों का। और उसके बाद जो सरकारें आएंगी उसमें धीरे 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 करप्शन बढ़ता रहेगा। लेकिन उस दौर में क्या, करप्शन की प्रैक्टिसेस के खिलाफ लड़ने वाले जो लोग थे वो वास्तव में ईमानदार थे। अब आप कल्पना कीजिए, नेहरू के सरकार के भ्रष्टाचार को उनका दामाद फिरोज गांधी उठा रहा है। LIC के करप्शन का मामला था, जीप घोटाला था। आप कल्पना कर सकते हैं आज की तारीख में? नहीं, निर्मला सीतारमण के पति लिखते तो हैं कुछ कुछ। निर्मला जी वो पति उनके संसद में नहीं है। मतलब फिरोज गांधी तो संसद में, नेहरू बैठे होते थे सामने वाली सीट पे, वो होते थे और तब वो करते थे। तो वहाँ ससुर और दामाद का रिश्ता नहीं था। ऐसे बहुत लोग हुए उस समय। डॉक्टर लोहिया जम के लड़ते थे उन चीज़ों के लिए। तो पहला प्रयोग तो हमारा वो बहुत विफल रहा कि आंदोलन के गर्भ से उपजी कांग्रेस, और वो भी कांग्रेस ऐसी जिसका नेतृत्व गांधी कर रहे थे, उसका हश्र आपने देख लिया। फिर एक आंदोलन हुआ जयप्रकाश जी का, संपूर्ण क्रांति का आंदोलन। उससे जो प्रोडक्ट निकले वो भी आपने देख लिया। और बुरा असर हुआ जी उनका, है ना। उनके जो आप जीवाश्म आज आप देख रहे हो, नीतीश कुमार हैं, लालू यादव हैं, मुलायम सिंह यादव की पार्टी है, क्या असर हो गया इन सब का? खत्म हो गया जी सब। और तीसरा बड़ा आंदोलन ये हुआ था अन्ना जी के नेतृत्व में। आंदोलन का मतलब होता है कि देश की जनता की भावनाएं एकदम से प्रस्फुटित हो रही हैं और वो सारा देश ये चाह रहा है कि हमें परिवर्तन चाहिए। और उस परिवर्तन को कुछ लोग उसके वाहक बनते हैं, उसकी लड़ाई लड़ते हैं और अंत में वो जाके वहीं समा जाते हैं। सारी नदियां जाके समुद्र में निपट जाती हैं। तो ये जो तीन प्रयोग हुए, राष्ट्रीय आंदोलन, जयप्रकाश का आंदोलन और ये अन्ना का आंदोलन, इनकी विफलताएं कोई वैचारिक स्तर पर नहीं हुई है। इनके नेतृत्व ने अपने आप को बिल्कुल एक्सपोज कर दिया पूरी तरह से। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि देश की जनता में अब आंदोलन की पवित्रता का जो भाव होता था आंदोलन के प्रति, आंदोलन शब्द बहुत प्यारा है, उसको ही उसकी विश्वसनीयता खो दी। अब लोग ये मानते हैं कोई एजिटेशन की बात होगी तो उन्हें हंसी आएगी, कोई कहेगा मैं करप्शन खत्म कर दूंगा, फिर भी लोग हंसेंगे। इसके बाबा रामदेव भी उतना ही जिम्मेदार हैं। हाँ, वो सारे जो उनके एसोसिएट्स हैं वो सारे के सारे हैं। व्यवस्था परिवर्तन की बात करेंगे तो लोग हंसेंगे। तो ये जो निराशा लोगों में होगी कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, सब चोर हैं, जिसको मौका मिला उसने जम के लूटा। दूसरा, एक लोग ये मान भी चुके हैं सर कि बीजेपी को हराया नहीं जा सकता। मतलब वो हारी हुई बाजी जीत ले। आप पड़ोस का कि आप हरियाणा देखिए, आप दिल्ली देखिए, एक तरफ तो ऐसे लोग हैं जो A से लेकर Z तक हर पॉइंट पे मेहनत करते हैं, एक तरफ ये लोग हैं जो कहीं मेहनत नहीं करते, ये सिर्फ इस बात पे बैठे रहते हैं कि एक दिन बीजेपी जाएगी तो हम लोग आएंगे। तो मुकाबला नहीं है, दो चीज़ों में मुकाबला नहीं हो पा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ये चाहता है कि लोगों में ये धारणा बिल्कुल पुख्ता हो जाए कि बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता। और ये तब कह रहे हैं जबकि वो 400 का सपना देखते देखते 67-63 सीटें कम करके बैठ गए। नहीं, कम तो होगी सर, बिगड़ा क्या उनका? बिगड़ा भी कुछ नहीं, लेकिन ये हम अब आप नीतीश कुमार से देखिए, आप नीतीश कुमार मतलब जो कि चरण वंदनाएं कर रहे हैं कि एज पर रूल तो नीतीश कुमार को, नायडू को समर्थन ही नहीं करना चाहिए था, सरकार बनती नहीं। वो क्यों कर रहे हैं सारा देश जानता है कि किसी की नस दबा रखी है, किसी को किसी तरीके से कर रखा है। भारतीय जनता पार्टी की 240 सीटों पर तो सरकार नहीं बनती, ये तो बाद का है, सब बाद के परिणाम है ना, आफ्टर इफेक्ट्स हैं कि इस तरह से बन रही है। तो अब उसमें अब क्या जनता क्या कर सकती है? जनता ने तो उनको बिठा दिया था पोजीशन में। दूसरे, आप देखेंगे इस देश में जब गैर कांग्रेसवाद की लड़ाई लड़ी गई थी 60 के दशक में, और अब गैर भाजपावाद की लड़ाई की चर्चा हो रही है धीरे धीरे, उसमें फर्क बहुत है। कि तब क्या हो, सारे विपक्षी इकट्ठे हुए और उन्होंने एक संयुक्त प्रत्याशी सामने रखा और उसका नतीजा हुआ कि पहली बार में 100 सीटें कम हो गई कांग्रेस की। आज क्या है कि जो घटक दल हैं
विपक्ष के, उनका पता ही नहीं चलता कि कौन बीजेपी की ए टीम है, कौन बी टीम है, कौन सी टीम है। उनके लीडर्स का ही नहीं पता चलता। अपोजिशन के जो बड़े बड़े दिग्गज हैं वो सब सवालिया निशान उन पर खड़ा हो गया कि पता नहीं कौन सा आदमी स्लीपर सेल है। तो आज आप किसी भी आदमी से, किसी व्यक्ति से पूछें इस देश के, तो वो कंफ्यूज है कि वो जिस आदमी के साथ, जिस नेता के साथ खड़ा है, वो श्योर नहीं है कि स्लीपर सेल तो नहीं कहीं उसका। तो भाजपा ने ऐसा वातावरण बना दिया है कि सब कुछ संदिग्ध है। तो लोगों में इससे क्या निराशा फैलेगी और ये भाजपा चाहती है धीरे धीरे। अब इस देश की जनता को अब कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। देख लिया उन्होंने, तीसरी बार भाजपा आई है और भाजपा के लोग अभी कितने उत्साहित हैं। वो कहते हैं अभी तो 50 साल हम कहीं नहीं जाएंगे, 40 साल हम नहीं जाएंगे। निखिल नायब सैनी जी कह रहे थे कि भाजपा की ये खास बात है कि उसका छोटे से छोटा कार्यकर्ता से लेके बड़े से बड़ा कार्यकर्ता तक वो चुनाव को चुनाव की तरीके से ही लड़ते हैं। अब वो इसीलिए लड़ते हैं ना। भाजपा दरअसल सत्ता में उसकी जो दोस्ती है, सत्ता से जो उसकी मित्रता है, बहुत नई नई है। पहले आप अगर नेहरू के टाइम की बात देखें, 52, 57, 62 3 इलेक्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुए, तो कोई पार्टी थी ही नहीं। आमतौर पे थोड़े वामपंथी आ जाते थे विपक्ष के रूप में। और ये जो आज की सत्तारूढ़ पार्टी है, इसके तीनों इलेक्शन में मिला के 10 लोग नहीं थे, सारे के सारे। तो इनको एक चाह थी सत्ता में आने की। तो बिल्कुल सही तरीके से सत्ता में भागीदारी अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम तक हुई। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को और विशेषकर आरएसएस को ये लगा, जो उसके थिंकर्स को, कि अब हमें अपना तरीका बदलना पड़ेगा। एक तो आप ये देखिए 1980 में जब भाजपा बनी तो इन्होंने गांधीवादी समाज को अडॉप्ट किया, समाजवाद को अडॉप्ट किया। उससे पहले नहीं करते थे। तो जनसंघ जब थी तब तक गांधी का कोई महत्व नहीं था। जैसी भाजपा बनी गांधी आ गए और अब धीरे धीरे आप ही देखिए भगत सिंह भी इनके आदर्श हो गए, अंबेडकर भी इनके आदर्श हो गए। तो सत्ता के लिए वैचारिक समझौते करना और जो और आइकॉन्स है जो इनकी राजनीति से कतई मेल नहीं खाते, उनसे समझौते करना। ये तो पटेल भी इनके थोड़ी थे सर। हाँ, आप चक्कर क्या है कि एक भाजपा के कोई नेता है, उनका मैं बयान पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि जब तक हम राम को आदर्श मानते थे हम सत्ता से दूर थे, क्योंकि राम ने तो सत्ता को ठोकर मारी। बोले फिर हमने कृष्ण वाला दर्शन अपना लिया, फिर सत्ता में पहुंचे। ये इनके इन प्रकारेण, जैसे महाभारत के बहुत सारे उदाहरण है। अब हमने सत्ता लेनी ही लेनी है। तो अब भाजपा कृष्ण मार्गी हो गई है। वैसे भी राम वाला तो सिस्टम खत्म हो गया इस समय, और मोदी जी जय जगन्नाथ कह भी चुके हैं। तो अब धीरे धीरे राम का प्रयोग जितना हो तो चुका जय यमुना मैया भी कह दिया। हाँ, वो तो कृष्ण जी की नदी है ना अपनी। तो अब वो कृष्ण के मार्ग पर चल रहे हैं। और वो उदाहरण देते हैं कि तब क्यों नहीं बोले थे, ये उसमें भी आती हैं चीजें हैं कि जब ये हो रहा था, कृष्ण ने ये करा, उसने राम ने ये किया था, तब कहाँ चले गए थे, वगैरह वगैरह। तो अब कृष्ण मार्गी भाजपा जो है उसने पूरा एक सूत्री कार्यक्रम बना लिया है। और ये शायद ये भूल जाते हैं कृष्ण मार्ग पे भी चलते कि एक स्थिति ऐसी आई थी कि कृष्ण को भागना पड़ा रण छोड़ के। वो रण छोड़ के लाए, रणछोड़दास कहते हैं उनको। और पूरा उत्तरी भारत छोड़ के वहाँ पश्चिम भारत, वहाँ गुजरात में चले गए, द्वारका जी में। तो ये जो कृष्ण मार्गी भाजपा हुई है, और ये कृष्ण को भी बदनाम करने का एक तरीका है। कृष्ण भी नैतिक मूल्यों की राजनीति करते थे। इक्का दुक्का रणनीति के तहत आप कर लेते हो, लेकिन साम दाम दंड भेद से सत्ता प्राप्ति का लक्ष्य तो उनका नहीं था। और कृष्ण अपने लिए सत्ता नहीं ले रहे थे। पर आजकल का टाइम ऐसा ही है ना जी, हर कोई सफल का आदमी को सलाम करता है। हाँ, तो वो चाहे कैसे भी सफलता मिले। आप राजनीति तो छोड़ दीजिए, आप सोसाइटी में लगा लीजिए। 2 कौड़ी का बेईमान आदमी, घटिया आदमी, गलत तरीकों से पैसा कमाए हुआ आदमी चौधरी हो जाता है यहाँ पे। और एक सच्चा ईमानदार व्यक्ति, उसको कोई नमस्ते करना नहीं चाहता। ये समाज में बदलाव है। बिल्कुल बदलाव है, लेकिन फिर भी हमें ये उम्मीद करनी चाहिए। आज भी हमारे समाज में अच्छे लोग ज़्यादा हैं, लेकिन वो सज्जन शक्ति जो है वो एकजुट नहीं है, और ना उसको कोई एकजुट करने का प्रयास कर रहा। रही कांग्रेस की बात, कांग्रेसी जो है ना, मैं शुरू से कहता आया हूँ कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे, और इतना धन उन्होंने कमा लिया कि उनसे सांस भी नहीं ली जा रही। मेहनत और पार्टी के प्रति एक निष्ठा, उनका तो घोर भाव है। कांग्रेस पार्टी का हर नेता अपने स्वार्थ की अपनी लड़ाई लड़ रहा है, अपने हितों की लड़ाई लड़ रहा है। उसे पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, रत्ती भर भी। ये बात हम पहले भी कह चुके हैं। केवल राहुल गांधी वो भाषा बोलता है जो भाजपा के खिलाफ है। मैंने एक नेता नहीं देखा जो उसके सुर में सुर मिला के चीजों को आगे बढ़ा। नहीं कहता आज मोदी कुछ कह दे, भाजपा के 20-30 कैबिनेट मंत्री लग जाएंगे, मुख्यमंत्री लग जाएंगे उसी बात को बोलने के लिए। राहुल गांधी कुछ भी बोलते, बात खत्म। हाँ, वो वहीं खत्म हो जाती है। अच्छा, वो क्या करते हैं कि एक चीज उठा ली उन्होंने,
अब जब संविधान को उठाए घूमते रहे, और उसके बाद किसी ने नहीं उठाया संविधान। नहीं तो कांग्रेस के हर नेता के हाथ में संविधान होना चाहिए था। उनके जो क्षेत्रीय अपने जो हित हैं क्षेत्रफलों के, वो उनके आगे राष्ट्रीय कांग्रेस की जो नीतियां उनको एकदम तिलांजलि देने से परहेज नहीं करते। और भाजपा भरपूर कोशिश में लगी हुई है। अब अपने आप हरियाणा के संदर्भ में देख लीजिए, सुनील जाखड़ के पोते की शादी में कहते हैं कि मोदी जी, एक वीडियो आ रहा था, क्या हाल है हुड्डा साहब, क्या हाल है हुड्डा साहब, बस इतना ही कहा था, चलें। फिर कोई किसी और आदमी से मुखातिब हो रहे हैं जब दूसरी बात करते हैं, और भैया कहाँ हो, आना कभी, ये हुड्डा साहब के लिए नहीं कहा। फिर जूनियर हुड्डा से बातचीत हुई है। कुछ लोग तो कह रहे हैं काश कहा हो चले जाए। हाँ, और जूनियर हुड्डा साहब से बात है। क्या सामाजिक कार्यक्रम में इस तरह की चीजें हो जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी बहुत खुश होते हैं कि मैं जिस चीज को लेके चला था, कल्पना को, वो कांग्रेसियों ने कतई सिद्ध कर दिया। वो मारने चले थे, लेकिन उन्हें पता चला कि तो पहले से ही मरणासन है। कृष्ण ने भी यही कहा था अर्जुन को कि जब वो तैयार नहीं हो रहे थे तो उन्होंने विराट रूप दिखा के आया था, ये सब मरे हुए हैं अर्जुन, टेंशन मत ले, सब मर चुके हैं, तूने तो सिर्फ तीर चलाना है ना। तो नरेंद्र मोदी जो है ना, वो अपने तीर चला। अभी 2 राज्य रह गए इनके जो अभी तक काबू नहीं आए थे। हाँ, मुझे लगता है ये बिहार और पंजाब। हाँ, इसको भी कर लेंगे काबू। और देखिए, बहुत चीज़ों की चर्चा नहीं होती। भाजपा का आधार उत्तर प्रदेश था। यूपी जब तक भाजपा के साथ रही, एकदम तरक्की करती रही। पिछले चुनाव में अखिलेश यादव ने, सपा ने बीजेपी को दूसरे नंबर की पार्टी बना दिया। तो ये तो तय है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को चुनौती देने वाली कांग्रेस बेशक ना हो, सपा जरूर है ना। अब इनको ये सोचना पड़ेगा कि अगर आपने भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लेनी है तो अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को तिलांजलि देनी पड़ेगी, छोड़ना पड़ेगा, है ना। और थोड़ा सा कंप्रोमाइजिंग होना होगा। सब कुछ मैं ही खाऊंगा, ये वाली चीज नहीं चलने वाली है ना। तो नहीं, ये तो आप हरियाणा और दिल्ली को तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। लोग, अखबार वाले तो लिख भी रहे हैं कि कांग्रेस का बदला पूरा हुआ। मतलब हरियाणा में आपने कांग्रेसी सरकार नहीं बनने दी, दिल्ली में कांग्रेस ने आपकी सरकार नहीं बनने दी, फिर किस बात का इंडिया अलायंस रह गया? तो गत्वा नुकसान तो जनता का होता है, इन पार्टियों का तो कोई आना जाना नहीं, तो भाववाचक संज्ञा है कोई। और इनमें काम करने वाले लोग हैं, कब कौन सी पार्टी में चले उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चले जाते हैं तो आमतौर पर। सवाल यह है कि अब दिल्ली की जनता को आपने प्रदूषण मुक्त हवा देनी है, यमुना नदी को साफ करना है, और जितना भी वहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, जिस तरह की चीजें, उनको स्ट्रीमलाइन करना है। ये तो चुनावी बातें हैं है ना। और पहली बार दिल्ली के इतिहास में डबल इंजन की सरकार मिली है। कुछ अच्छा मुख्यमंत्री देना चाहिए उनको। निगम वगैरह भी अपने, सारा अपने जो डीडीए वगैरह वो भी अपना है, केंद्र की सरकार भी है। और मोदी जी ने कहा भी कि मॉडर्न दिल्ली बनाऊंगा मैं, है ना। तो अगर वो केवल, मैं कहता हूँ पूरी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सरकार मिलकर दिल्ली को ही एक आदर्श शहर बना दे तो ये बड़ी बात है। जरूरत भी है जी, जरूरत भी है, बिल्कुल। दिल्ली को एक आदर्श शहर बनाने की जरूरत भी है। हाँ। और जिन चीज़ों के इस खास बात यह कि ये जो चुनाव में मुद्दे उठे हैं, इसमें भाजपा ने मुद्दे सारे अच्छे उठाए हैं, लेकिन उन मुद्दों पे काम होगा तो बात बनेगी। दूसरे, ये जो आपने पूछा ना केजरीवाल का भविष्य है, देखिए, अगर अब वो लड़ाई लड़ना शुरू करें, विपक्ष ने उनको खारिज थोड़ी किया, अपोजिशन का मतलब खारिज करना थोड़ी होता है, तो अब लड़ें वो। अब भाजपा जो कुछ करेगी, एक स्टेट में सरकार है, एक में वो मुख्य विपक्षी पार्टी, दिल्ली में आके सड़कों पर लड़ाई लड़े, पुराना तजर्बा भी है उनका इस चीजों का। आकर लड़ेंगे, लाठी डंडे खाएंगे, जेल जाएंगे, तो हो सकता है लोगों को अपनी गलती का एहसास। जेल में तो उनको ये बिना लड़े भी पहुंचा देंगे, कोई जेल की तो कोई खास। असल परीक्षा तो अरविंद केजरीवाल की अब होगी अपोजिशन में आने के बाद। हालांकि अब थोड़ा मुश्किल हो गई हैं राहें। देखिए, लोग ना बहुत बारीकी से चीज़ों को देखते हैं। एक नेता आया बिल्कुल आंदोलन से उपजा, वो कहता है कि मैं तो 2 कमरे के फ्लैट में रहूँगा, मैं तो अपनी इसी गाड़ी से चलूँगा, और अंततः वो कितना परिवर्तित हो गया है। उसका जब मफलर गायब हुआ तब देश को चिंता हुई कि अब खांसी भी नहीं होती, मफलर भी नहीं है, सारी चीज़ें ठीक हैं। पतला दुबला सा था, अब भारी भरकम शरीर हो गया है, तो समय के साथ, है ना। पत्नी भी सक्रिय हो गई हैं, परिवार के और लोगों के नाम भी आने लगे हैं, और तरह तरह के घोटाले भी होने लगे हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है अरविंद केजरीवाल का, ये लोगों को, वो देख रहे थे इन चीज़ों को कि क्या हो रहा है। और इस जो टेन्योर इनका दूसरे वाला था, इसमें वो कुछ कर भी नहीं पाए खास। हाँ, कुछ नहीं कर पाए, लेकिन 3 लोगों की खासी मतलब खुशी दिखाई गई है मीडिया में। एक अन्ना खुश थे, हाँ, और एक स्वाति मालीवाल खुश थी, हाँ,
और एक कुमार विश्वास खुश थे। तो और वो तमाम चेहरे भी खुश हैं। वो कुमार विश्वास को तो लोग पता नहीं सेकंड योगेंद्र यादव हैं, संतोष हेगड़े हैं, प्रशांत भूषण है, ये बड़ी बड़ी हस्तियां उस समय जो जुटी थी, वो खुश तो नहीं होंगी, लेकिन उनको दुख भी होगा। लेकिन पढ़े लिखे एकेडमिक लोग हैं तो वो अजीब सी स्थिति में होंगे इस समय, पर उन्हें थोड़ी राहत भी होगी। लेकिन एक आंदोलन का जिस तरीके से मौत के अंजाम तक पहुंचा है अरविंद केजरीवाल ने, इससे दुख तो हर किसी को है। वो आपको भी है, हमें भी है, सबको होना चाहिए। चूंकि हम परिवर्तन की आकांक्षा रखने वाले लोग हैं, और कोई परिवर्तन की लड़ाई लड़ने वाला अगर नायक इस तरीके से हाराकिरी करता है, खुद को खत्म कर देता है, तो फिर कष्ट तो होता ही है। चलो इस बहाने अन्ना के दर्शन हो जाते हैं कभी कभी ना, नहीं तो अन्ना गायब भी हो रहते हैं। हाँ, नहीं, अन्ना की टोपी और धोती कुर्ते का भी बड़ा अच्छा इस्तेमाल कर गया है अरविंद केजरीवाल। दोस्तों आप जरूर कमेंट करके बताइए कि अब अरविंद केजरीवाल का क्या भविष्य है। वैसे मुझे किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई भविष्य नज़र नहीं आता है, क्योंकि अगर इन लोगों को बीजेपी के साथ लड़ना है तो इनको वक्त के हिसाब से अपनी राजनीति को चेंज करना पड़ेगा। वो टूल्स अपनाने पड़ेंगे, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितनी वो लोग करते हैं, लेकिन ये कुछ करते नहीं हैं तो वो लोग जीतते रहेंगे। लगे हाथ में आपको बहुत बड़े कम्युनिस्ट लीडर का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, उन्होंने कहा था कि दुर्भाग्य ये है कि वाम पार्टी जो है, कम्युनिस्ट पार्टी, उनके पास ऑर्गेनाइजेशन है, लीडर नहीं है। कांग्रेस के पास लीडर भर पड़े, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हाँ। तो इनको सलाह यह है कि एक तो वामपंथियां जो इनके खिलाफ पार्टी भाजपा के खिलाफ है मूल रूप से, उनके कार्यकर्ताओं को अपने यहाँ शामिल कर लें, और एक बीएसपी का जो कैडर था ना वाम सेफ वाला, उसे किसी तरीके से अपने साथ ले आए, चूंकि वो भी नाराज है उनसे। काशीराम जी की फौज, तो काशीराम जी की फौज और मार्क्स और लेनिन की फौज इन निकम्मे कांग्रेसियों के साथ आ जाएगी तो शायद इनमें भी कुछ करंट आ जाए। मुझे कई बार है ना, कोई बात सुनी हुई है ना सर, बहुत याद रहती है लंबे। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, कॉलेज में फर्स्ट ईयर में था, तो मैं कुछ दिन तक एबीवीपी वगैरह की क्लास में गया था, उनके सेमिनार वगैरह। तो वो कहते थे कि आपके सामने एक बड़ा खतरा है, और ये खतरा वाम पार्टियों की तरफ से है। ये वामपंथी एक दिन इस देश पे कब्जा कर लेंगे। तो मैं वहाँ बैठा बैठा ये सोचता था कि ये किस तरह के लोग हैं कि वामपंथियों का तो कोई नाम लेवा भी यहाँ नहीं है और ये उनसे डर रहे हैं। फिर मैं कुछ दिन एसएफआई वालों की मीटिंग में गया, तो वो लोग है ना बीजेपी का, आरएसएस का नाम लेके डराते थे। तो फिर मैं सोचता था कि यहाँ आरएसएस भी नहीं है, क्योंकि तब तो यहाँ या तो कांग्रेस थी या फिर आईएनएलडी वगैरह थी। लेकिन अब इतने साल बाद जाके देखो, जिस चीज से वामपंथी डरते थे वो तो पार्टी सत्ता में है। और आज भी अगर बीजेपी के एटर्नल कैडर की बात करें तो अगर वो उनको किसी विचार से डर लगता है तो वामपंथ से ही लगता है जी आज। तो राइट और लेफ्ट की तो लड़ाई चली रही है, क्योंकि विचार ही विचार को काट सकता है। हाँ। और राइट और लेफ्ट की लड़ाई को जो बीच में तीसरी धाराएं आती है ना, सामाजिक न्याय की, जो जैसे हमारे यहाँ चौटाला साहब थे, वो नारा देते कमेरे और लुटेरों के बीच की जंग है। ये एक्चुअल में तो राइट और लेफ्ट की लड़ाई है ना। हालांकि ये पता नहीं चलता कब कमेरा लुटेरा बन जाता है, कब लुटेरा कमेरा बन जाता है। ये राजनीति सबसे बड़ी दुर्भाग्यजनक चीज जो मुझे ये लग रही है कि मैं कल कहीं पढ़ रहा था कि भगत सिंह आजकल सबके आदर्श हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल गांधी से शुरू हुए थे, गांधी को खत्म अभी अम्बेडकर जी और भगत सिंह पंजाब में जरूरी था ना, अम्बेडकर और भगत सिंह जरूरी थे पंजाब में। तो वहाँ तो स्थितियों के हिसाब से आइकॉन को यूज करना, उस कला में वो माहिर है वो अरविंद केजरीवाल, और गांधी का इस्तेमाल बंद कर दिया। तो ऐसी और पार्टियां, जैसे भगत सिंह की प्रशंसक मुझे राइट विंग में मिलने लगे आजकल। समझ में नहीं आती क्या है कि जब भगत सिंह को फांसी होने थी, उनके जो मेहता एडवोकेट थे उनके, उन्होंने कहा मुझे लेनिन की एक किताब ला देना। और जब उन्होंने दिया, उनको पता चला कि भाई अब तो फांसी होने वाली, तो ना ऐसा नहीं हो सकता मैं एक चैप्टर और पूरा कर लूँ। तो जो घोर वामपंथी थे भगत सिंह, आज वो राइट विंग के भी आइडियल हो गए। तो इसमें कितनी ईमानदारी होगी ये लोग तय कर लेंगे वो कितने हैं। शुक्रिया। नमस्कार।